हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। हम लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे हैं, है ना? अच्छे से तैयारी चल रही है ना सभी लोगों की? तो इसके पहले देखिए, आप सभी का जो समान अध्ययन की क्लास चल रही थी वो आपकी क्लास 8 तक आपकी हो गई थी। 8 गो टेस्ट हम लोग यहाँ पर कर लिए थे। आज ये आपका 9वां क्लास है आपका समान अध्ययन का। और आज से देखिए आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज हम लेकर के आए हैं, वन लाइनर का आपका। ठीक है, यहाँ पर हम 2 सेट बनाए हैं जिसमें आपका जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको सवाल पूछा जाएगा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल आपका सवाल पूछा जाएगा, है ना? सामान्य विज्ञान से, पर्यावरण से, सामाजिक अध्ययन से, इन सभी चीज़ों से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। यानी कि पॉलिटी से आपका सवाल होगा। ठीक है, आपका विज्ञान से सवाल होगा सामान्य अध्ययन में दोस्तों। तो मैं अलग अलग दोस्तों यहाँ पर आपके लेकर के आए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएगा, आप देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो ये क्लास होती है डेली आपकी 3 बजे से शाम में होती है। तो सभी लोग 3 बजे से शाम में आप लोग रेडी रहना है। और 3 बजे से आपकी बिहार 7th फेज। और इसके अलावा एक क्लास और हमारे यहाँ भी चल रही है रात में 9 बजे से, जो आपका NCERT सीरीज चल रही है, जहां हम लोग NCERT को पूरा डिटेल से आपका सामान्य अध्ययन का जो आपका 9th 10th की हमारे यहाँ क्लास चल रही है उसमें हम लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है अभी, है ना? और देखिए डेली लाइव क्लास आपकी ये 3 बजे वाली है, और जिसमें आज होगा टेस्ट नंबर आपका 9। और एग्ज़ाम में अगर इतना कर लेते हैं दोस्तों तो आपको इससे फालतू आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जो 50 सवाल आपके पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर इसमें नहीं है। करेंट अफेयर का मैं अलग से वीडियो आप लोग को डाल दूंगा, पिछले 1 साल का बना दूंगा, है ना? तो वहीं से आपको सवाल 1 साल के ही आपको करेंट अफेयर लगभग 8-10 सवाल आपके पूछे जाएंगे, तो वहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ अभी बिहार 7th फेज में आपकी पेपर 1, है ना? पेपर 1 यानी कि हिंदी वाला जो आपका सेक्शन है और इंग्लिश वाला वो आपको करवा दिया जाएगा। पेपर 1 में सभी का हो जाएगा 1 से लेकर के 12 क्लास तक। और उसके अलावा 1 to 5 की आपकी तैयारी चलेगी हमारे यहाँ। उसके अलावा दोस्तों आपका 6 to 8 में तो ऐसे सीट ही नहीं है, तो 9 10th में, है ना? 9 10th में हमारे यहाँ सामाजिक अध्ययन की पूरी तैयारी चल रही है ना। 9 10th में सामाजिक अध्ययन की आपकी पूरी तैयारी चल रही है हमारे यहाँ। अभी फ़िलहाल मात्र चार्ज जो है वो मात्र 499 चार्ज है इसमें जुड़ने के लिए। ये नंबर है आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, तो आप इस पर जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। पीछे जितना भी क्लास हुआ है, चाहे वो NCERT हो, टेस्ट हो, उसके अलावा और भी बहुत सारा हुआ है, तो वो सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, पर्सनली दे दिया जाएगा पीछे वाला। और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको निरंतर मिलते रहेगी। ठीक है, ये ऑफ़र आपका कुछ ही दिनों के लिए है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है और ये फ़ोन पे, गूगल पे नंबर भी आपका यही है ना? तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। मात्र आपको सिर्फ एक ही बार आपको 499 पे करना है, कोई मंथली चार्ज नहीं है ना? अगर एक बार अभी जुड़ जाते हैं तो आपको देखिए जून है, जुलाई है, अगस्त है ना? अगस्त में बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगी, तो अगस्त तक आपकी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगस्त हो या सितंबर हो, है ना? तो यहाँ तक आपको कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। बस मात्र एक बार एग्ज़ाम आपको पे करना है, उसके बाद एग्ज़ाम तक आपकी क्लास चलते रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये नंबर है। इसके बारे में मैं एक बार फिर बता दूं कि जो लोग भी पे करेंगे इस पर, तो स्क्रीनशॉट इस नंबर पर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके, पेड ग्रुप में, और वहाँ पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। पीछे जितनी क्लास हुई है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को हम लोग देखेंगे, है ना? और इसके बाद आपका जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है इससे संबंधित सवाल हम लोग देखेंगे। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित सवाल देखेंगे, यानी कि पॉलिटी वाला। उसके बाद विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल से सवाल देखेंगे, है ना? अर्थव्यवस्था से भी सवाल देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों सामान्य विज्ञान और तकनीकी से भी सवाल देखेंगे, जहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण दोस्तों आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, और 2 सेट हम यहाँ पर लाए हैं ताकि आप सभी को जल्दी से जल्दी आपको करवाया जाए। जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल बनते हैं, आपके भूगोल से सवाल बनते हैं, पॉलिटी के जितने सवाल हैं, है ना, विज्ञान के जितने सवाल हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन करवा दिया जाए ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और फटाफट आप लोग बस बने रहिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा।
कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग, जी हाँ, तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जो सूचना दी गई है वो आपको ऋग वेद में दी गई। दोस्तों वेदों की संख्या आपको पता होगा कि टोटल 4 वेद है ना, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, टोटल 4 वेद है हमारे। सबसे पुराना वेद है आपका वो ऋग वेद ही है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वो ऋग वेद से ही लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका दूसरा नंबर, कह रहा है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना, विक्रमशिला जो प्राचीन जो विश्वविद्यालय है दोस्तों इसकी स्थापना किसने किया था, है ना, तो इसका किया था धर्मपाल, है ना, ये पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, और ये धर्मपाल पाल वंश का था आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि अकबर के शासनकाल में, है ना, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से किया गया था। तो मैंने आप सभी को कई बार बताया था कि अकबर के शासनकाल में और फैजी के समय आपका हुआ था, रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह के ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो गुरु गोविंद, है ना, बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्होंने दोस्तों 1669 ईस्वी में आपको खालसा पंथ की नींव रखी थी। कब रखी थी, तो 13 अप्रैल को दोस्तों बैसाखी होता है पर्व, है ना, सिख धर्म में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि अष्टप्रधान जो मंत्री रहते थे, है ना, अष्टप्रधान यानी कि 8 इसमें मंत्री होते थे, ये किसके शासनकाल में, तो शिवाजी के प्रशासन में होता था अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किसके शासनकाल में शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो वो था जहां आरा, जी हाँ, तो किसके सम्मान में दोस्तों, किसके सम्मान में शाहजहां ने दोस्तों आगरा किले की मोती मस्जिद का, तो ये सीधा पूछ लिया जाएगा कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, है ना, तो शाहजहां ने किया था। कहाँ किया था, तो आगरा के किले में किया था। किसके सम्मान में किया था, तो जहां आरा के सम्मान में किया था। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। जी हाँ, तो 2 गुरु थे जिनको मृत्यु दंड दिया गया था। एक तो अर्जुन देव थे 5वें गुरु, और एक गुरु तेग बहादुर थे, जिनको दोस्तों मतलब कि उस समय जब ये गुरु थे तो उनको मृत्यु दंड दिया गया था आपका, ठीक है। ये भी सवाल मैं आपको टेस्ट में करवा चुका था। अगला प्रश्न मैं चलता हूँ आपका 8 नंबर सवाल। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में, है ना, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था दोस्तों। तो 1764 में होता है आपका बक्सर का युद्ध, याद रखिएगा, और अंग्रेज उसमें जीत हुई थी अंग्रेजों की। अंग्रेज किसको पराजित किया था, तो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और ये सिराजुद्दौला कौन था, तो अवध का ये नवाब था, है ना। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, और मीर कासिम बंगाल के नवाब को संयुक्त रूप से इन्होंने क्या किया था, तो पराजित किया था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, कह रहा है कि टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। जी हाँ, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो 1792 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच, टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच, ये भी सवाल पूछा जाता है। कह रहा है कि इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके साथ हुआ था कि टीपू को आधा राज्य देना पड़ा था टीपू सुल्तान को, और 30 लाख पौंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, और अपने 2 बेटे को ब्रिटिश बंधक के रूप में देना पड़ा था। तो ये सभी चीज़ आपको चुकाना पड़ा था टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। अगला प्रश्न है आपका कि अमृतसर की संधि किसके और महाराज रंजीत सिंह के बीच संपादित हुआ। जी हाँ, तो अमृतसर की जो संधि हुई थी ये किसके बीच हुई थी, लॉर्ड मिंटो और दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था अमृतसर की संधि, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल मैं चलूंगा राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर लेके आए हैं। तो 1919 में दोस्तों दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जी हाँ, 1919 में हुआ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया था, याद रखिएगा, है ना, महात्मा गांधी को।
अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन, जी हाँ, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और इसको करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? जी हाँ, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों को क्या करना था? कमजोर करना मेन इसका उद्देश्य था आपका, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर है रॉलेट एक्ट। जी हाँ, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में, है ना, ये भी आप ध्यान में रखना है। रॉलेट एक्ट क्या था? इसी को काला कानून भी कहा जाता था, यानी कि बिना दलील बिना वकील का इसको कानून कहा गया, है ना। मुकदमा चलाए बिना भी किसी को क्या करते थे? तो नज़रबंद कर सकते थे। अगला है दोस्तों कि आपका कि क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में आपको फांसी दी गई थी, याद रखिएगा, गोरखपुर जेल में। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय शोक दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय शोक दिवस जो हम लोग मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय शोक दिवस, याद रखिएगा। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? तो 13 अप्रैल 1919 को होती है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी कमीशन नियुक्त किया था दोस्तों? तो हंटर कमीशन नियुक्त किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि इस विशाल देश में, है ना, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेव गोविंद रानाडे का ये कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते। ये कथन है आपका महादेव गोविंद रानाडे की। भारत सेवक समाज, जी हाँ, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला है कि वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम जो हमारा दोस्तों राष्ट्रीय गीत है, इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो आपको पता होगा कि 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में आपको इसको गाया गया था। और ये सवाल है कि वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? तो वो थी आपकी बंग भंग आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय दोस्तों किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हो गए थे, है ना। और इन्हीं के बाद उनकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गई थी, है ना, जो उनके लाठी के वजह से, लाठी का प्रहार हो गया था उनके सर पर, और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में, है ना, साइमन कमीशन की स्थापना होती है आपकी 1927 में, और ये भारत आता है आपका 1928 में। और इसी के विरोध करने में इन पर लाठियाँ चार्ज हो जाती है और कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो दो राष्ट्र का सिद्धांत, जी हाँ, किसने किया था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, है ना। और इसको पाकिस्तान के गांधी भी कहेंगे। तो लाहौर अधिवेशन 1940 में दोस्तों, है ना, दो राष्ट्र के सिद्धांत का मतलब कि प्रतिपादन किए थे मोहम्मद अली जिन्ना जी। तो ये रहा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था के, यानी कि पॉलिटी के सवाल, है ना। पॉलिटी के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कह रहा है कि भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो वो था 44वां संविधान संशोधन, 1978 में ये किया गया था। और इसको कहाँ रखा गया था? तो अनुच्छेद 300 के क में इसको डाला गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद मुक्त कौन करता है दोस्तों, है ना। पद से कौन हटा सकता है, मतलब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इनको, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको पद से हटा सकते हैं। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदन मतलब यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, है ना, 2/3 बहुमत से इनको प्रमाणित करना पड़ेगा कदाचार मुक्त, फिर इसके आधार पर इनको हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बना है, कौन बन सकता है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बन सकते हैं वो उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद कितने में है? तो 1, 2 का 4 याद रखिएगा, 124 में आपका उच्चतम न्यायालय, है ना। तो ये कौन बनेगा अध्यक्ष? तो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही बनेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।
अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, किसकी अनुमति से दोस्तों कोई जो भारतीय नागरिक है वो विदेशी सरकार से उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति से, है ना। अगर आपको कोई सम्मान मिलता है किसी दूसरे देश से, है ना, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको अनुमति लेना पड़ता है पहले, किससे? तो राष्ट्रपति से। उसके बाद ही आप उस सम्मान को ले सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सिक्किम, जी हाँ, सिक्किम जो आपका है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, याद रखिए, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? जी हाँ, तो इसको पूर्ण राज्य के रूप में जो शामिल किया गया था सिक्किम को, ये 36वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सबसे छोटा जनसंख्या में राज्य जो है वो आपका सिक्किम है और क्षेत्रफल में आपका गोवा है। कह रहा है कि जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों कानून बना सकती है वे को किस सूची में उल्लिखित है? दोस्तों देखिए, तो ये है आपका समवर्ती सूची, है ना, नाम ही है इसका समवर्ती सूची। इस पर राज्य सरकार भी बनाएगी कानून और केंद्र सरकार भी इस पर कानून बनाएगी, है ना। तो ये दोनों मिल करके इस पर कानून बनाती है, नाम ही इसका समवर्ती, यानी कि दोनों समान रूप से इसमें योगदान होता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया समवर्ती सूची। जी हाँ, सूचियों का वर्णन दोस्तों किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों का वर्णन है। समवर्ती सूची आपको कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, तो 1861, याद रखिएगा, है ना। तीनों जगह दोस्तों एक ही बार स्थापना हुई थी, है ना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अभी टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में है? तो 214 में उच्च न्यायालय अनुच्छेद है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? जी हाँ, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों जो घोषित हुआ था वो 1962 में हुआ था, है ना। देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है। एक तो आपका राष्ट्रीय आपात है जो आपका 352 अनुच्छेद में है, एक आपका राष्ट्रपति शासन है जो 356 अनुच्छेद में है, एक वित्तीय आपात है जो आपका 360 अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा। और सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था वो 1962 में हुआ था, दूसरा बार हुआ था 71 में और तीसरा बार हुआ था आपका 75 में। तो 3 बार अभी राष्ट्रीय आपात लग चुका है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है और वित्तीय आपात भारत में एक भी बार अभी नहीं लगा है। तो ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपात कितने बार लगे हैं? तो 3 बार लगे हैं। 62 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 71 में जब भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के, और 75 में आंतरिक अशांति की वजह से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि सरकारिया आयोग, जी हाँ, सरकारिया आयोग जो है इसकी स्थापना किसके संबंध में विचार करने के लिए हुई थी? दोस्तों, तो सरकारिया आयोग की जो स्थापना हुई थी वो केंद्र राज्य संबंध के लिए, है ना, केंद्र राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए स्थापना हुई थी सरकारिया आयोग की। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन। जी हाँ, मैंने संविधान संशोधन कई बार बताया हूँ। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर सवाल। 33 नंबर कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, जी हाँ, उच्चतम न्यायालय यानी कि अनुच्छेद 124 द्वारा कितने प्रकार की और कौन कौन सी रीटें दायर की गई है? देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा दोस्तों 5 प्रकार की रीटें दायर की गई है और ये अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 32 में, है ना, अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट है। कौन कौन सी रीट है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। ये पांचों जो दिया गया है ना, आपके लिए एग्जाम में छपेगा ये सवाल, तो ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार का रीट है और ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो हृदय एवं आत्मा कहा है। तो ये याद रखना है दोस्तों। ये भाग कितने में है? तो भाग 3 में है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए अगला चलते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, है ना। तो अब कुछ भूगोल से भी सवाल देख लिया जाए। तो पहला सवाल है कि अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। जी हाँ, अल अजीजिया, है ना, अल अजीजिया जो है ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है और ये कहाँ पर है दोस्तों? किस देश में है? तो ये लीबिया में पड़ता है। ठीक है, ये अफ्रीकी कंट्री है और ये लीबिया में है। अगला है कि वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है कि सिक्किम किस राज्य की सीमा
किन देशों से मिलती है। देखिए सिक्किम जो ऐसा राज्य है ना दोस्तों, सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाती है। जी हाँ, सिक्किम तो एकदम छोटा सा राज्य है, इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना। तो सिक्किम जो है ना 3 देशों से सीमा बनाती है। उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है आपका चाइना है ना, उत्तर में क्या है तो चीन है, और इधर पश्चिम में क्या है तो नेपाल है ना, और आपका इधर पूर्व में क्या है तो पूर्व में आपका भूटान है। तो ये 3 देश से सीमा बनाती है कौन, तो आपका कौन दोस्तों, तो ये है आपका सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार का शोक, तो बहुत ही आसान सवाल है। बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों, तो कोसी नदी को कहते हैं, है ना। सप्तकोशिकी से निकलती है नेपाल से आपकी कोसी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। ये मतलब कि अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको शोक कहा जाता है ना। आगे है कि जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है ना। जवाहर सुरंग दोस्तों ये पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है, याद रखिएगा। जवाहर सुरंग कहाँ है, तो पीर पंजाल श्रेणी में। आगे है कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक, जी हाँ, तो नारियल अगर आपको चाहिए तो आप चले जाइए कहाँ, तो केरल में चले जाइए। केरल में आपको दोस्तों ज़बरदस्त खाली नारियल ही आपको दिखने वाला है। आगे है दोस्तों चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ यहाँ पर गलत लिख दिया। चंडीगढ़ जो है ये किन 2 राज्यों की राजधानी है, तो चंडीगढ़ ना दोस्तों ये 3 राज्यों की राजधानी है, 2 नहीं 3 है। एक तो पंजाब है, एक हरियाणा है, और एक खुद चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है ना। एक खुद चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है ना, ये भी याद रखिएगा। और चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, तो ये आप ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है आपका 41 नंबर की गंडक परियोजना, जी हाँ, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है ना, तो ये आपका यूपी और बिहार की है ना। यूपी बिहार के ये सीमा पर आपको नदी मिलेगी गंडक नदी, ठीक है। तो इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। आगे है कि 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि भारत का लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, तो 943 है आपका। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। रेगुर, जी हाँ, रेगुर क्या है दोस्तों, तो रेगुर एक मिट्टी है, और इस मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। जी हाँ, तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है आपको रेगुर मिट्टी, है ना। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, है ना। सबसे अधिक किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो कपास की फसल होती है, याद रखिएगा। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो गुजरात में हो रहा है कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। कपास किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो मतलब कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है आपका कपास, है ना, सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। आपका स्वेज नहर, जी हाँ, स्वेज नहर जो है ना ये किन 2 सागरों को जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वेज नहर जो है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है ना, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर की स्थापना कब होती है, मतलब ये बनकर के कब तैयार हुआ था, तो 1869 ईस्वी में, है ना। 1869 में आपकी ये बनकर के तैयार हुआ था। तो आंसर हो गया आपका भूमध्य सागर और लाल सागर। तो ये रहा आपका भूगोल से सवाल। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था से भी कुछ सवाल देख लिया जाए, है ना। पॉलिटी के भी कुछ, इकोनॉमिक्स के भी कुछ सवाल है। कह रहा है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, भारत का ये सेंट्रल बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अभी जो वर्तमान में गवर्नर हैं 25वें नंबर के, वो है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। और आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1935 में दोस्तों आरबीआई की स्थापना होती है ना, ये भी ध्यान में रखना है। अगला है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। जी हाँ, तो प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड है ना, आपके पॉकेट में क्रेडिट कार्ड होगा और डेबिट कार्ड होगा, है ना, इसी को प्लास्टिक मनी कहते हैं, है ना। जैसे आपको जो एटीएम है तो वो भी प्लास्टिक मनी ही है ना, आप एटीएम में जाते हैं, डालते हैं, पैसा निकल जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। अगला है कि भारत में मुद्रास्फीति, जी हाँ, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन किस सूचकांक पर मापी जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक पर ये मापी जाती है आपको मुद्रास्फीति, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक पर। आगे है दोस्तों कि वित्त आयोग, जी हाँ, वित्त आयोग का गठन कितने समय पे होता है, तो 5 साल पे होता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितने में है वित्त आयोग, तो 280 में है दोस्तों, आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और अभी 15वें वित्त आयोग कौन है, तो एन.के. सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह अभी 15वें वित्त आयोग हैं, तो ये भी आप याद में रखिएगा। अगला सवाल है कि कौन सी अंतिम
कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना को क्या करती है? तो अनुमोदित करती है अंतिम रूप से, है ना, अंतिम रूप से यही जांच पड़ताल करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। और अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? जी हाँ, तो नरसिम्हन समिति जो थी ये बैंकिंग संरचना सुधार समिति के संबंध में दोस्तों केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया था ना, बैंकिंग संरचना सुधार के लिए। ठीक है, इसी को कहा गया नरसिम्हन समिति। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम जो तो इसकी स्थापना कब होती है ना? 1956 में होती है भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना। चलिए अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होगा? जी हाँ, भारतीय रिजर्व में CRR आप लोग देखे होंगे। तो CRR में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो CRR में अगर वृद्धि होगी तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI भारत का क्या है दोस्तों? तो केंद्रीय बैंक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार पूछा गया, तो इसके मुख्यालय है आपकी मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में है। ठीक है, अगला है कि किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा प्रभावी हुआ है? तो 2000 ईस्वी से दोस्तों प्रभावी हुआ है फेमा। ठीक है, और फेरा का स्थान फेमा ले लिया है ना, पहले इसको फेरा कहते थे, है ना, अब इसका स्थान ले लिया है फेमा, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। अगला है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मोडवैट, है ना, मोडवैट यानी कि ये मूल्य वर्धित कर है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, मोडवैट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। शुद्ध सोना, जी हाँ, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आप गहना पहने हुए हैं ना कान में नाक में, तो वो 24 कैरेट का नहीं है, क्योंकि 24 कैरेट का गहना नहीं बनता है ना। आभूषण बनाने के लिए कम से कम 22 कैरेट या 18 कैरेट का आपका बनाया जाता है। तो चलिए ये था। अब चलते हैं हम सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी की ओर। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग जल्दी से, है ना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 3 बजे से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसके अलावा हमारे यहाँ देखिए अभी बिहार 7th फेज की पूरी तैयारी चल रही है। मात्र 499 उसमें चार्ज है। ठीक है, मात्र 499 चार्ज है। हमारा नंबर है 78 57 82 43 10। ये नंबर आपका फ़ोन पे गूगल पे नंबर है जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। यही नंबर हमारा व्हाट्सएप पर भी है। तो जो लोग भी पेमेंट करेंगे 499 का मात्र ये चार्ज, वो स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप जरूर करेंगे। वहीं पर आपको प्रीवियस जितने भी क्लास हुए हैं उसका PDF नोट्स और उसके अलावा उसका वीडियो सारे चीज़ आपको मिलेंगे। और आगे जो भी क्लास होते रहेगी उसको आपको मिलते रहेगा। कोई मंथली चार्ज नहीं है, मात्र एक बार आपको ये पे करना है। चलिए तो कुछ हम लोग अब विज्ञान से भी सवाल देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस का स्तर बढ़ने से दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है? तो किस गैस की स्तर अगर बढ़ जाएगी तो ग्रीन हाउस गैस की मतलब प्रभाव का उत्पन्न बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जी हाँ, CO2 की मात्रा अगर बढ़ती है तो दोस्तों, है ना, वायुमंडल में क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है ट्राम्बे। जी हाँ, ट्राम्बे कहाँ है? तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, क्या है? बार्क है। इसको बार्क का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये है आपका कहाँ? ट्राम्बे में। अगला प्रश्न है आपका कि हीरा एवं ग्रेफाइट। जी हाँ, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अप्रूफ हैं? तो ये कार्बन के ही अप्रूफ है, हीरा एवं ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। जी हाँ, परिस्थितिकी किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? तो परिस्थितिकी जो है जीव एवं पर्यावरण के सह संबंध से आपकी संबंधित है ना। परिस्थितिकी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से ये संबंधित है आपका इकोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जी हाँ, प्रत्येक 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं, कब और किसकी खोज के बारे में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को, याद रखिएगा। तो सर CV रमन की खोज के रूप में इनको मनाया जाता है, रमन्स इफेक्ट के रूप में, है ना, रमन्स इफेक्ट का इन्होंने खोज किया था और इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और प्रत्येक 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं भाई साहब चंद्रमा के वैज्ञानिक
अंधन क्यों। देखिए मैं ये दावा करता हूँ कि जितना मैं करवा दूंगा अभी ना 1 महीना में, ये इसके बाहर आपको जो 50 सवाल है फिक्स है कि यहीं से आएंगे। करेंट अफेयर मैं अलग से करवा दूंगा, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर हम अलग से करवा देंगे। PSLV बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है कि PSLV क्या है दोस्तों, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप नोट कर लेना है, याद कर लेना है। DNA है ना, DNA परीक्षण विधि किसने विकसित किया था दोस्तों, तो डॉक्टर एलन जफरिस, है ना। किसने विकसित किया था, डॉक्टर एलन जफरिस ने विकसित किया था DNA, है ना। आगे है चेतना शून्यक, जी हाँ, चेतना शून्यक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो चेतना शून्यक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड, जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, है ना, बेहोश करने के लिए। आगे है कि 2 बूंद जिंदगी की, जी हाँ, 2 बूंद जिंदगी की स्वास्थ्य संबंधी नारा किस प्रोग्राम के लिए है, तो आप लोग देखे होंगे ना, अपने बच्चे को पोलियो पिलाते होंगे और उसमें 2 बूंद दिया जाता है, तो वही है 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान। अगला है कि बायोडीजल पौधा दोस्तों कहलाता है, तो बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा, है ना, जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है ये आपको बायोडीजल पौधा है, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आगे है कि सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ध्यान में रखना है। आगे है कि टिश्यू कल्चर, जी हाँ दोस्तों, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए होती है, तो अनुवंशिकी के लिए होती है आपकी टिश्यू कल्चर की अध्ययन, है ना, अनुवंशिकी के लिए टिश्यू कल्चर की अध्ययन होती है। तो ये रहा आपका, है ना, महत्वपूर्ण 69, और इसका एक सेट अभी और मैं अभी यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा, अभी आप लोग को भागना नहीं है। तो चलिए दूसरा सेट हम इसका कर लेते हैं, और लगभग 50-60 यहाँ पर सवाल और हैं अभी, है ना। तो मैं देखिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा आपका क्लास लंबा होगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा समय नहीं है, तो भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। नहीं पढ़ोगे तो फिर पछताओगे, याद रखना, जब एग्ज़ाम होगी, है ना, और नहीं पढ़ोगे तो कहोगे कि सर एक बार पढ़ लिए होते तो आज हमारा रिजल्ट हो जाता। तो भाई साहब थोड़ा सा मेहनत कर लो 1-2 महीने, उसके बाद अगर रिजल्ट हो जाता है तो भाई साहब ज़िंदगी चमक जाएगी। आगे है, मैं देखता हूँ भारतीय इतिहास और संस्कृति का पहला सवाल, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई साहब एक लाइक भी कर दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, है ना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो पहला सवाल क्या कह रहा है जी, कि वर्धमान, है ना, वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है। जी हाँ, ये महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, है ना, इनको महावीर अथवा जिन कहा जाता है। क्यों दोस्तों, तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण। जी हाँ, ये सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो इनको कहा गया क्या, महावीर, या फिर इनको जिन्न कहा गया, ठीक है। और इन्हीं को बचपन का नाम वर्धमान था आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसको जोड़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला है कि कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर। जी हाँ, कोणार्क का जो प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये है आपका उड़ीसा में है ना, जाइएगा जरूर, बहुत फेमस मंदिर है, और ये सूर्य के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, तो सूर्य देवता के लिए है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था दोस्तों, तो ये वही था मलिक कफूर, है ना, ये हिजड़ा था मलिक कफूर, इसी को मतलब दिया था अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय का कार्य, कि जाओ दक्षिण विजय करके आओ, ठीक है। दक्षिण विजय का मतलब दक्षिण भारत में विजय करके आओ। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर सवाल है कि शेर शाह सूरी, जी हाँ, शेर शाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हुआ था जिससे कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो शेर शाह सूरी लड़ते लड़ते मर गया था, वो था कालिंजर। कहाँ, तो कालिंजर में दोस्तों, याद रखिएगा कालिंजर। अगला प्रश्न है आपका कि सन 1565, जी हाँ, तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध, है ना, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध के पश्चात, है ना, 1565 में हुआ था, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और अगला प्रश्न है कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था दोस्तों, तो वो था फिरदौसी। जी हाँ, बिहार में लोकप्रिय सूफी संप्रदाय कौन थे, तो वो थे फिरदौसी। अगला है कि राजतरंगिणी, जी हाँ, राजतरंगिणी दोस्तों एक संस्कृत का फारसी अनुवाद है ना,
राजतरंगिणी का संस्कृत में फारसी अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजतरंगिणी का संस्कृत में फारसी अनुवाद किसने किया था? तो मुल्ला मोहम्मद ने किया था। ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हण की है ये पुस्तक। ठीक है, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्हण की है। अगला है कि सन 1905 में, जी हाँ 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन की घोषणा किस प्रमुख कारण से हुई थी? तो एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करने के लिए। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता किसने प्रदान की? जी हाँ, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, जहां से आपके 10 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम भी 10-12 सवाल लेकर के आ गए हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? है ना, तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोस्तों किस अधिवेशन में अपने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, याद रखिएगा 1927 मद्रास अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कहां और कब हुआ था? जी हां, स्वदेशी आंदोलन, इसी को दोस्तों बंगाल विभाजन भी कहते हैं, तो 1905 में, है ना 1905 में ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो ये कहां और कब हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था आपको स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन, जी हाँ असहयोग आंदोलन किस कांड के पश्चात समाप्त हो गया था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में आपका समाप्त हो गया था असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922। जी हाँ, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, है ना, चौरी चौरा कांड हो गया था। ठीक है, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, वहीं पर जो पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस जल करके राख हो गए थे, है ना, और इसी से आहत होकर के गांधी जी ने क्या किए थे? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। आगे है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन, जी हाँ कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन किस बैठक में भाग नहीं लिए थे? तो ये पहली और तीसरी बैठक में, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में किस बैठक में भाग नहीं लिए थे? तो दूसरी में भाग लिए थे आपके, है ना, किस में भाग लिए थे? दूसरी में इन्होंने भाग लिए थे गोलमेज सम्मेलन में, और पहली और तीसरी में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, 3 बैठक हुई थी आपकी। अगला है दोस्तों आपका 15 नंबर कि इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जी हाँ, ये पुस्तक जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडियन पॉवर्टी यानी कि गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, किसने लिखी है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, ये हो गए दादा भाई नौरोजी। भगत सिंह किस संगठन के नेता थे दोस्तों? कई बार पूछा गया सवाल है। भगत सिंह, इनको फांसी कब हुई थी? कमेंट करके बताना है। भगत सिंह किस संगठन से थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना। अगला सवाल है आपका कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन, है ना, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसकी प्रमुख घटना क्या थी? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गए थे? दोनों मिल गए थे, यानी कि दोनों में निकटता आ गई थी। तो वो हुई थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ही। और दोस्तों 1916 में ही दोस्तों आपके गांधी जी से मिलने गए थे राजकुमार शुक्ल, और उन्होंने बताए थे कि चलिए बिहार में आपका जो चंपारण में दोस्तों तिनकठिया पत्ती थी उसके बारे में, है ना, और फिर गांधी जी आए थे 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि प्रार्थना सभा, जी हाँ प्रार्थना सभा की स्थापना किए थे एम.जी. रानाडे। किसने किए थे? एम.जी. रानाडे के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर किस केस में फंसाया गया था दोस्तों? तो वी.डी. सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में आपको फंसाया गया था वी.डी. सावरकर को। अगला है कि अगला प्रश्न है आपका कि 3 प्रमुख कृषक आंदोलनों विद्रोहों को बताइए। 3 प्रमुख, अब जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और मोपला विद्रोह हुआ था, है ना, तो ये 3 प्रमुख कृषक आंदोलन है आपका। ये 3 प्रमुख कृषक आंदोलन या फिर इसको विद्रोह कर सकते हैं, है ना। चंपारण 17 में हुआ था, खेड़ा कब हुआ था, मोपला कब हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित, है ना, और यहाँ से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जी हाँ, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे। आपके भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, याद रखिएगा, है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे।
अगला प्रश्न है कि केंद्र स्तर पर लोक नीतियों के निर्माण में सचिवालय के विभिन्न विभागों में समन्वय कार्य कौन करता है? तो कैबिनेट सचिवालय। जी हाँ, केंद्र स्तर पर लोक नीति के निर्माण में सचिवालय के विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य कौन करता है? तो कैबिनेट सचिवालय। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1993 में हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है कि लोक नीति शब्द में लोक का तात्पर्य क्या है ना? तो लोक नीति में लोक का तात्पर्य है सरकार, है ना। लोक का तात्पर्य है सरकार, सुशासन यानी कि गुड गवर्नमेंट की धारणा के प्रतिपादन का सबसे पहले श्रेय किसे दिया गया है? यानी कि सुशासन यानी कि गुड गवर्नमेंट की धारणा का प्रतिपादन का सबसे पहले श्रेय दिया गया है विश्व बैंक को, है ना, यानी कि वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का क्या तात्पर्य है? यानी कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका कि वह भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ, तो इसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना, है ना। माउंटबेटन योजना भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जानते हैं? तो माउंटबेटन योजना। अगला है कि लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो 13 सदस्य दोस्तों संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आपका। ठीक है, 543 पर यहाँ पर निर्वाचन होता है ना। टोटल सीट कितने हैं? तो 543 है, और 2 जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं लोकसभा में, है ना, जिसमें 13 जो है वो संघ क्षेत्र से आते हैं ना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान लगाया गया, यानी कि छुआछूत को क्या किया गया है? बैन किया गया है दोस्तों। वो अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत बैन किया गया है, याद रखिएगा। छुआछूत का अंत 17 में है, और उपाधियों का अंत किस में किया गया है? तो उपाधियों का अंत जो किया गया है वो किया गया है आपका अनुच्छेद नंबर कितना? तो उपाधियों का अंत 18 में किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा। कब किए थे? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और ये कहाँ किया था दोस्तों? तो ये नागौर में किए थे, राजस्थान के नागौर जिला में, है ना। तो ये प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, उस समय यही प्रधानमंत्री थे, और 2 अक्टूबर 1959 को किए थे नागौर में, राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं अब कुछ भूगोल के सवाल देख लेते हैं महत्वपूर्ण, है ना। पहला सवाल है भूगोल का कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र, जी हाँ, है ना, भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किस क्षेत्र के वन हैं? तो वो हो जाएंगे आपके पतझड़ वन, है ना। भारत में किसके सबसे ज़्यादा वन है? तो पतझड़ वन के ही सबसे ज़्यादा है। आगे है दोस्तों सैंडविच द्वीप। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सैंडविच द्वीप। किसका पुराना नाम है सैंडविच द्वीप? तो ये हवाई द्वीप का पुराना नाम है क्या? तो सैंडविच द्वीप है। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा। जी हाँ, ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में, है ना, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में से किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है? तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ये चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो सबसे नज़दीक है, ठीक है, सूर्य काफ़ी दूर है, तो इसीलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर चंद्रमा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपको होक्काइडो। प्रश्न है आपका होक्काइडो तथा सखलिन द्वीप किस जल संयोजन द्वारा अलग होते हैं? तो ये पिराउज जल संयोजन द्वारा ये क्या होते हैं? तो अलग होते हैं, होक्काइडो तथा सखलिन द्वीप। अगला है प्रश्न कि विश्व की किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वो है हडसन की खाड़ी। जी हाँ, हडसन की खाड़ी की जो तट रेखा है ना वो सबसे लंबी है, तो ये आप याद रखिएगा हडसन की खाड़ी। तो विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी हो गई? आपकी हडसन की खाड़ी की। आगे है महाबली गंगा। जी हाँ, जैसे कि भारत में तो गंगा नदी बहती है, लेकिन दोस्तों श्रीलंका में जो एक नदी है जिसको कहते हैं महाबली गंगा, और ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो वो है आपकी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है आपकी महाबली गंगा।
है ना। अगला है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये है आपका केरल में है। कहाँ है, केरल में है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर की जमशेदपुर। जी हाँ, जमशेद जी टाटा के द्वारा ये बसाया गया था जमशेदपुर, और ये किस नदी के तट पर है, तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। आपका किस नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है आपका जमशेदपुर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो गंगा डेल्टा के शीर्ष पर दोस्तों ये राजमहल की पहाड़ियाँ है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं गंगा डेल्टा के शीर्ष पर, राजमहल की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है कि पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित होगी, तो पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश में है आपका, याद रखिएगा, है ना। किस राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश की होगी आपकी। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के भी सवाल आपको पूछे जाएंगे क्योंकि सामाजिक विज्ञान उसमें लिखा गया है ना। तो सामाजिक विज्ञान में आपको अर्थव्यवस्था भी आ जाता है, आपका पॉलिटी भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है ना, सारा चीज़ उसमें आ जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था ये 1952 में हुआ था। कई बार सवाल पूछे गए हैं, है ना, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है, तो 1952 में। अगला है दोस्तों कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक है आपको एम विश्वेश्वरैया। कौन है जी, एम विश्वेश्वरैया हैं आपके नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। जी हाँ, तो अमर्त्य सेन को दोस्तों नोबेल प्रदान भी किया गया है ना, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है अमर्त्य सेन को, तो ये कल्याणवादी अर्थशास्त्र, ये पूछा जाता है कई बार कि ये किस लिए दिया गया है इनको, तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के योगदान के लिए दिया गया है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि रूरल बैंक। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। जी हाँ, वैट किस वर्ष पूरे देश में लागू किया गया, तो 2005 में लागू किया गया था। अगला है कि भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारत सरकार ने किस नियामक शक्तियां सौंपी है, तो सेबी को सौंपी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। अगला है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है दोस्तों, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है मुद्रास्फीति, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो मुख्य लक्ष्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर है 49 नंबर की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको नरेगा कहते थे, है ना, इसी को नरेगा कहते हैं, नेशनल रूरल, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका नाम बदल दिया गया था और नाम बदल करके कर दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना, बस महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया था, नरेगा से हो गया था मनरेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बैंक दर का क्या तात्पर्य है, तो बैंक दर का तात्पर्य ये है कि वह ब्याज दर जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के सवाल दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है, तो -40 डिग्री टेम्परेचर। जी हाँ, -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपका बराबर होता है। अगला है कि विद्युत हीटर। जी हाँ, विद्युत जो लाइन वाला जो हीटर होता है उसका जो फिर एलिमेंट किस धातु का होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है ना, इसका जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो वो है आपका चांदी, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अगला है आपका लाल हरे झंडे। जी हाँ, लाल हरा झंडा को हरा प्रकाश में अगर ले जाइएगा तो वो काला और हरा दिखेगा ना, लाल हरे झंडे को काला दिखेगा दोस्तों अगर वो उसको हरा प्रकाश में ले जाइएगा तो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 ओम यानी कि प्रतिरोध के तार से बनी है, तो उसके किन्हीं दोनों सिरों से कितने तुल्य प्रतिरोध होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला है कोबोल। जी हाँ, तो कोबोल भाषा किस कार्य के लिए उपयुक्त है दोस्तों, तो कोबोल भाषा जो है ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त है, कोबोल भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए। इमली में कौन सा अम्ल होता है, जी हाँ, इमली खाते हैं ना, इमली के नाम सुनते हैं आपके मुंह में पानी आ गया कि नहीं, तो ये टार्टरिक अम्ल होता है आपका इमली में, टार्टरिक अम्ल होता है ना इमली में।
ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जी हाँ, तो वो है स्टेपीज, और ये कान की हड्डी होती है ना, कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। टोटल कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। और जब बच्चे होते हैं नवजात शिशु में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती है, ठीक है। एम्फीबिया क्या होता है दोस्तों? तो एम्फीबिया क्या होता है भाई? तो एम्फीबिया मतलब वैसे जंतु तो जो जल और थल पर जीवन यापन करते होंगे ना, जो मतलब स्थल पर भी रहते होंगे और जल में भी रहते होंगे, उसे एम्फीबिया कहते हैं। जैसे कि मेढक है ना, मेढक जो है आपको देखे होंगे जल में भी और आपको स्थल पर भी, यानी कि ये हो जाएगा एम्फीबिया, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सवाल, हम लोग देखे टेस्ट। कैसा लगा दोस्तों? आप जरूर से ज़रूर बताना है। ये बिहार 7th फेज सुपर टेट डेली आपकी लाइव क्लास होती है और सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा। मात्र 499 आपका इसमें चार्ज है। जितने भी पीछे क्लास हो गए हैं सभी आपको दे दिए जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं, है ना। और मात्र एक बार आपको 499 का पे करना है, उसके बाद एग्ज़ाम जब तक नहीं होगी उसके बाद आपको मिलते रहेगी, है ना। कोई आपकी मंथली चार्ज अलग से नहीं लगेगा, बस एक ही बार आपको ये 499 अभी पे करना है। और बोला गया है कि अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगी, तो अगस्त तक हो ही जाएगी, ज़्यादा चांस है आपका। तो अब समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। 499 अभी चार्ज है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। और जो भी पेमेंट करेंगे, है ना, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोस्तों व्हाट्सएप पर, यानी कि ये जो नंबर है इस पर आप ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपको हम ग्रुप में जोड़ सके और आपको सारे मटेरियल हम प्रोवाइड करा सके, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारा कैरियर परिवार आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ भी आप हमारे यहाँ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये रहा आज देखिए महत्वपूर्ण, हम लोग 60 सवाल देखिए आपका इसमें था और 69 सवाल आपका पहला सेट में था, यानी कि टोटल 129 सवाल अभी हम लोग कर लिए, है ना। तो लगभग इतना ही सवाल हम लोग डेली अभी करेंगे फटाफट आप सभी का। डेली हम हर एक, जैसे कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, और हर एक सेक्शन से हम यहाँ पर करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी को जितना जल्दी हो सके आप सभी को ये पूरा कराया जा सके, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल हम लोग ने देखा, भारत एवं विश्व का भूगोल को भी देखा, सामान्य विज्ञान भी देखा, और भूगोल में ही पर्यावरण आ जाएगा उसको भी देखे। उसके अलावा राजनीतिक विज्ञान को देखे, है ना, और उसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी देखे, ठीक है। आपकी भारतीय प्राचीन इतिहास को भी देखे, जहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो जो 50 सवाल पूछे जाएंगे, तो अगर जितना मैं करवाते चलूँगा बस उतना आप इसको रट लीजिएगा, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार करके रट लीजिएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं आने वाला है आपका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और रात में 9 बजे से आपकी क्लास होगी, है ना, 9 बजे से आपकी क्लास होगी 9 PM से। तो उसमें अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आज क्वेश्चन आंसर होने वाला है आपका, है ना। चैप्टर नंबर 4 का जो कृषि हम लोग पढ़ लिए थे, कल चैप्टर समाप्त हो गया था कृषि, और कृषि का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो जरूर आइएगा रात में, कितने बजे? तो रात में 9 बजे से, है ना। हमारे यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान 9-10 की आपकी पूरी तैयारी चल रही है ना। सामाजिक विज्ञान 9-10 की पूरी तैयारी हो रही है, पेपर 1 की भी, पेपर 2 के भी, और 1 to 5, है ना, और 1 to 5 की भी पूरी तैयारी चल रही है, पेपर 1 और पेपर 2 के भी, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ हो रहा है तो आप उसमें बस जुड़ जाइए, आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आप लोग को दूंगा करवाऊंगा, बस उतना आप कर लीजिए, आप एग्ज़ाम पास हो जाइएगा गारंटी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कल, है ना। तो इसमें आप जुड़ जाइएगा, ये मात्र नंबर है, ये हमारा नंबर दिया गया है आपको, तो इसमें अभी 499 का इसमें मात्र चार्ज है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।